नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों से संबंधित भी जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ेंगे जो आपके आने वाले छोटे बड़े एग्जाम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इस क्लास में आपके जीएस के सभी सब प्रश्नों का रिवीजन होगा, जीके के सभी प्रश्नों का रिवीजन होगा और साथ में करंट अफेयर के भी यहाँ पे सभी प्रश्नों का रिवीजन हो जाएगा। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये देखिए यहाँ से साइंस का है प्रश्न, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पहले हम थोड़ा ब्राइटनेस तेज करें, तो ब्राइटनेस हाँ। तो देखिए तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं, ताकि क्या हुए आशिक लोग क्या कर सके, तारे गिन सके रात में, तो इस वजह से टिमटिमाते हैं। तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा कि अपवर्तन के कारण कि ये टिमटिमाते हैं। किसके कारण? अपवर्तन के कारण ये टिमटिमाते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अपवर्तन के ढेर सारे उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाएगा क्या क्या पूछे जाते हैं, मतलब अपवर्तन के कुछ उदाहरण पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे जल में, अगर आपसे पूछे जल में मछली का ऊपर दिखाई देना, जल में मछली का ऊपर दिखाई देना, अब जब जल में मछली को तैरते हुए देखेंगे तो वो अपने वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो ये भी घटना पूछा जाता है किस वजह से होता है, तो ये भी अपवर्तन की वजह से होता है। अगर आपसे पूछे कि जल में जो है जल में सिक्के का ऊपर दिखाई देना, जल में सिक्के का ऊपर दिखाई देना, तो ये भी जल में जो है सिक्के का मतलब वास्तविक ऊंचाई से क्या होता है, ये थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, जो उसकी मेन गहराई होती है उससे थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। तो ये भी आप लोग ये किस घटना की वजह से होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन घटना की वजह से होता है। तो एक और एग्जाम्पल इसके लिखेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, ये भी एग्जाम्पल पूछा जाता है एग्जाम में। जल में या फिर किसी कांच के ग्लास में आप लोग पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, तो ये भी किस प्रकाश की किस घटना की वजह से होता है, तो ये भी आपके जो है प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। अगर आपसे पूछ ले यहीं पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आपसे पूछे, ये एग्जाम में भी पूछा गया, इंद्रधनुष का बनना, इसमें प्रकाश के कौन कौन से जो है घटना होता है, इसमें प्रकाश का कौन कौन सा घटना होता है। तो देखिए इसमें अपवर्तन भी होता है, साथ में विक्षेपण भी होता है, प्रकाश का विक्षेपण भी होता है, और एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक, इसमें टोटल 3 घटनाएं होती हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं। तो ये अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं। किसकी वजह से टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। जल में मछली का ऊपर दिखाई देना, तो वो भी अपवर्तन के कारण होता है। सिक्के का जल में ऊपर दिखाई देना, तो ये भी अपवर्तन के कारण होता है। पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, ये भी किस घटना की वजह से होता है, तो वो भी आपके जल में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, ये भी अपवर्तन की वजह से होता है। इंद्रधनुष बनने के लिए अपवर्तन की भी घटना होती है, इसमें विक्षेपण भी होता है, और जल का और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन तीनों घटनाओं की वजह से क्या होता है, तो वो इन तीनों घटनाओं की वजह से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पे स्थित है। तो देखिए नेशनल वाटरवे 2 के बारे में पूछ रहा है। तो ये अगर आपसे पूछे किस नदी पे स्थित है, तो आप लोग बताएंगे ये ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए, ये ढुबरी से सादिया तक जाता है। कहाँ से? ढुबरी, आप लोग सही से नोट करेंगे यहाँ पे। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? ढुबरी से सादिया तक जाता है। ठीक, सादिया ढुबरी असम तक जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के बारे में, ये 2 आप लोग याद रखेंगे, राष्ट्रीय
जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के बारे में अगर आपसे पूछे तो ये किस नदी पे स्थित है, तो ये गंगा नदी पे स्थित है। किस नदी पे? गंगा नदी पे। मुख्य दोनों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये मुख्य रूप से 2 पूछे जाते हैं, बाकी जलमार्गों की संख्या 7-8 करीब है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, गंगा नदी पे स्थित है और ये प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। प्रयागराज जिसे इलाहाबाद भी बोलते हैं, प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। ठीक, इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछे कि इसकी लंबाई कितनी है तो 1620 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछे कि इसकी सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है, सर्वाधिक जो है वो लंबाई इसकी कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश में इसकी सर्वाधिक लंबाई है। नेशनल वाटरवे फर्स्ट की जो लंबाई है वो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग एक्ट अगर आपसे पूछे कब आया था तो 2016 में आया था, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग एक्ट कब आया था, ये आपसे पूछे तो ये 2016 में आया था। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो कि डुगरी से सादिया तक जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी पर स्थित है, तो गंगा नदी पर स्थित है, प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 1620 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई इसकी है। और राष्ट्रीय जलमार्ग एक्ट कब आता है, 2016 में आता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप अगला प्रश्न है ये साइंस से है और जो जल मार्ग है ये आप लोग को इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाए जाएंगे। ये एग्जाम में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब राइबोसोम के बारे में साइंस में आप लोग पढ़ेंगे और ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। राइबोसोम क्या बनाते हैं, तो देखिए राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाते हैं, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि राइबोसोम का निर्माण किससे होता है, अगर आपसे पूछे कि राइबोसोम का निर्माण किससे होता है, तो इसका जो निर्माण है ये आरएनए और प्रोटीन से होता है। आरएनए और प्रोटीन से इसका निर्माण होता है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आरएनए और प्रोटीन से इसका निर्माण होता है। अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, यहाँ पे नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन की जो है फैक्ट्री कहा जाता है, ये कहा जाता है राइबोसोम को। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, ये प्रोटीन की से फैक्ट्री कहा जाता है। देखिए जो है हमारे मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कोशिका। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कोशिका की छोटी इकाई क्या होती है, अगर आपसे पूछे कि कोशिका की छोटी इकाई क्या होती है, तो जब पूछे कि कोशिका की छोटी इकाई तो आप लोग बताएंगे क्या होती है, तो होती है ये सबसे छोटी इकाई होती है राइबोसोम। क्या होती है, कोशिका की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो राइबोसोम होती है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। राइबोसोम कोशिका की सबसे छोटी इकाई है। और राइबोसोम की बात करें, राइबोसोम की बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी हो, एक तो 70S प्रकार की होती है और एक जो होती है वो 80S प्रकार की होती है। तो ये जो है 80S और 70S इसके 2 टाइप होते हैं। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि राइबोसोम क्या बनाता है। तो राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाता है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगर आपसे पूछे कि राइबोसोम का निर्माण किससे होता है, तो इसका जो निर्माण होता है वो आरएनए और प्रोटीन से होता है। किससे इसका निर्माण होता है, आरएनए और प्रोटीन से। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। और ये भी बात एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि कोशिका की छोटी इकाई, अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है, मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कोशिका। क्या होती है, कोशिका। अगर आपसे पूछे कि कोशिका की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो राइबोसोम होती है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, 70S 80S प्रकार के। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे मिलेगा। इसको आप लोग अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। अगला प्रश्न है कि किसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यात किया था। तो देखिए ये किए थे आपके जेम्स प्रिंसेप। क्यों किए थे जेम्स प्रिंसेप, चलिए बताते हैं। जैसे देखिए जेम्स प्रिंसेप, इसका जवाब हो जाएगा कौन, जेम्स प्रिंसेप। अब जेम्स प्रिंसेप के बारे में आप लोग को पहले बताया जा चुका है। इन्होंने 1837 में क्या किया था, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को क्या किया था, पढ़ा था। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए हमने बताया था आप लोग के अशोक के अभिलेखों के बारे में।
अशोक के अभिलेखों के बारे में हमने क्या बताया था आप लोग, अशोक के अभिलेखों के बारे में अगर आपसे पूछे कि अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, जब पूछेगा सर्वप्रथम खोज किसने किया था अशोक के अभिलेखों को, तो आप लोग बताएंगे टी पैंथलर ने सबसे पहले खोजा था। किसने खोजा था? टी पैंथलर ने सबसे पहले खोजा था। कब खोजा था? तो 1750 में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा किसने था, सर्वप्रथम पढ़ा किसने था, तो इसे पढ़े थे कौन? जेम्स प्रिंसेप। कौन पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेप। या फिर पूछे कि सबसे पहले इसे व्याख्यात कौन किया था, तो जेम्स प्रिंसेप ने ही इसे व्याख्यात किया था। कब किया था? तो 1837 में। कब किया था? 1837 में। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि अशोक के स्तंभ लेख कितने थे अशोक के पास, तो स्तंभ लेख इनके पास 7 थे, शिलालेख पूछे तो 14। अगर आपसे पूछे स्तंभ लेख कितने थे अशोक के पास, स्तंभ लेख अशोक के कितने थे, तो 7 थे। ठीक, 7। अगर आपसे पूछे कि अशोक के शिलालेख कितने थे, शिलालेख कितने थे, तो 14 थे। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसको रिवीजन करते हैं। देखिए, किसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यात किया था, तो ये किए थे आपको जेम्स प्रिंसेप का नाम ध्यान रखना है। और कब किए थे? 1837 में। देखिए, हमने बताया कि अशोक के अभिलेखों को अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले खोज किसने किया था, तो टी पैंथलर ने 1750 में। लेकिन सबसे पहले पढ़ा किसने था, तो ये कौन पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सबसे पहले पढ़ा था। अशोक के स्तंभ लेख कौन कौन से हैं, तो 7 स्तंभ लेख हैं इनके पास। और अगर आपसे पूछे कि अशोक के शिलालेख कितने हैं, तो 14 हैं। ये प्राचीन इतिहास से इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो देखो, जब बच्चे छोटे होते हैं तभी उनको बताया जाता है। ये कंप्यूटर का प्रश्न है, तो इसमें क्लास की खास बात यह है कि आपके जितने जीएस के सब्जेक्ट होते हैं सभी का रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो ये भी देखिए, बच्चे जब छोटे होते हैं तब उनको बताया जाता है कि बाबू, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है वो सीपीयू को कहते हैं। किसको कहते हैं? सीपीयू। जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अगर आपसे पूछे, थोड़े से बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बताया जाता है कि इनके 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा? ALU और LU, इसके 2 भाग होते हैं। LV नहीं भाई, LU और ALU को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। और LU का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है लॉजिकल यूनिट। क्या होता है? लॉजिकल यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर वहीं बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तब उसको UPS का फुल फॉर्म बताते हैं। क्या बताते हैं? UPS का फुल फॉर्म। तो UPS का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे क्या होता है, तो अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई क्या होता है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहते हैं। इसको बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके 2 भाग होते हैं, LU यानी कि लॉजिकल यूनिट, और ALU का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। UPS का फुल फॉर्म पूछ ले तो वो होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म होता है। GTTA का उत्तराधिकारी संगठन क्या है? तो देखिए, GTTA जो जिसे बोलते हैं गेट बोलते हैं, इसकी पूछे स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना ध्यान रखेंगे 1947 में हुई थी। कब हुई थी? 1947 में। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछे कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। जिनेवा पहले जो है ये WHO की जगह पे काम करता था। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अब इसका नाम बदलकर WTO कर दिया गया। WTO की जगह पे ये काम करता था। WTO को क्या कहते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन इसे बोलते हैं। क्या कहते हैं? विश्व व्यापार संगठन इसे बोलते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये करंट अफेयर का प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। करंट अफेयर का प्रश्न यहाँ पे है। अगर आपसे पूछे कि WTO के बारे में, अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, WTO की स्थापना के बारे में, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना जो है
1 जनवरी 1995 को हुई थी, 1 जनवरी 1995। अगर आपसे पूछे कि इसमें सदस्य देश कितने हैं तो 164 इसमें सदस्य देश हैं। अगर आपसे पूछे कि इसकी जो है इसका जो स्थापना किस संधि के द्वारा होती है तो मार्केस संधि, आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, मार्केस संधि के द्वारा इसकी जो है स्थापना होती है। अगर आपसे पूछे कि इसके जो है अध्यक्ष कौन है या फिर इसके हेड कौन है या फिर इसके महानिदेशक कौन है तो वो है नागोजी ओकांजी इवेला। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, नागोजी, इसके हेड कौन है नागोजी ओकांजा इवेला इसकी क्या है, हेड है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। तो देखिए हमने क्या बताया आपको, अगर आपसे पूछे इसका रिवीजन करते हैं कि GATT का उत्तराधिकारी संगठन क्या है, तो GATT के जगह पे अब क्या कर दिया गया है, इसका नाम कर दिया गया WTO। 1 जनवरी 1995 को किया गया और इसकी जो स्थापना मार्केस संधि के द्वारा होती है और इसमें सदस्य देश कितने 164, अध्यक्ष कौन है नागोजी ओकांजा इवेला है और इसका नाम विश्व व्यापार संगठन भी है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो देखिए आप लोग को लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बारे में याद रखना है। ताशकंद समझौता किसके बीच में हुआ था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भारत एंड पाकिस्तान के बीच में होता। किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता कब हुआ था, ये 1966 में हुआ था। कब हुआ था ताशकंद समझौता, पूछे कब हुआ था, तो ये जो है 1966 में हुआ था। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ताशकंद समझौता 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन थे, तो ये लाल बहादुर शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान की तरफ कौन थे, अयूब खान। ये दोनों मिलकर ने इस समझौते को करवाया था। और देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर आपसे पूछे शिमला समझौता कब हुआ था, शिमला समझौता ये कब हुआ, किसके बीच में हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 में हुआ था शिमला समझौता। और भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता भी हुआ था। तो ये भी यहीं पे रंगे हाथ याद रखेंगे, सिंधु जल समझौता ये किसके बीच में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में। कब हुआ था, 1960 में। कब हुआ था, 1960 में। अगर आपसे पूछे किसने करवाया था सिंधु जल समझौता, तो विश्व बैंक ने करवाया था। किसने करवाया था, विश्व बैंक ने करवाया था। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पे हस्ताक्षर किए थे, तो हमने बताया कि लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान, इन दोनों ने क्या किया था, ताशकंद समझौते पे हस्ताक्षर किए थे। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1966 में ताशकंद समझौता। अगर आपसे शिमला समझौता किसके बीच में होता, तो ये भी 1972 में जो है 1972 वाला जो शिमला समझौता था वो भारत और पाकिस्तान के बीच में होता। सिंधु जल समझौता अगर आपसे पूछे किसके बीच में, 1960 में। ये विश्व बैंक करवाया था, भारत और पाकिस्तान के बीच में ही हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है वो जर्मनी की सहायता से की गई। तो देखिए राउरकेला जो इस्पात संयंत्र हमारा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, राउरकेला कहाँ पे है, राउरकेला ये उड़ीसा में है। राउरकेला कहाँ पे है, उड़ीसा में। इस इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है वो जो है जर्मनी की सहायता से की गई। और कुछ इस्पात संयंत्र हैं जो जर्मनी के मतलब और कुछ देशों की सहायता से बनाए गए थे। जैसे अगर आपसे पूछे कि बोकारो तो तीसरे पंचवर्षीय योजना में बना था। अगर आपसे पूछे कि भिलाई स्टील प्लांट बता दीजिए, भिलाई स्टील प्लांट ये किसकी सहायता, कहाँ पे लगा था, भिलाई स्टील प्लांट ये छत्तीसगढ़ में लगा था, छत्तीसगढ़ में लगा था। और ये किसके सहयोग से लगाया गया था, तो ये रूस के सहयोग से लगाया गया था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि यहीं पे एक और दुर्गापुरा स्टील प्लांट, ये किसकी सहायता से, दुर्गापुरा जो है स्टील प्लांट ये किसकी सहायता से लगा था, तो ये आपको ये कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में लगा था। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में लगा था। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में लगा था। और दुर्गापुरा स्टील प्लांट, और ये किसके सहायता से लगा था, तो ये ब्रिटेन की सहायता से लगा था, ब्रिटेन की सहायता से। और हमने बताया राउरकेला वाला पहला और भिलाई वाला दूसरा हो गया और दुर्गापुरा वाला तीसरा हो गया। इन तीनों की जो स्थापना है वो सेकंड 5 ईयर प्लान में हुई थी। किस में हुई थी, सेकंड 5 ईयर प्लान में हुई थी। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसकी जो स्थापना है दूसरे पंचवर्षीय योजना में हुई थी। जबकि बोकारो स्टील प्लांट जो है,
बोकारो जो है स्टील प्लांट, ये कहाँ पे लगा था? ये झारखंड राज्य में लगा था, झारखंड में। और इसमें मदद कौन किया था? रूस वाला किया था। और ये किस पंचवर्षीय योजना में लगा था? ये 3rd 5 ईयर प्लान में लगा था। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए इकोनॉमी का प्रश्न था, ये इकोनॉमी में आप लोग पढ़ेंगे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इकोनॉमी का प्रश्न था, तो देखिए किस इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी की सहायता से हुई? तो राउरकेला जो स्टील प्लांट है उड़ीसा की सहयोग से हुआ, उड़ीसा में लगा था, जर्मनी के सहयोग से। ये आप लोग ध्यान रखेंगे दूसरे पंचवर्षीय में। और भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में लगा था, रूस की सहायता से, दूसरे पंचवर्षीय योजना में। दुर्गापुरा स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में लगा था, ब्रिटेन की सहायता से, दूसरे पंचवर्षीय योजना में। वहीं बोकारो स्टील प्लांट की बात करें, झारखंड में लगा था, ये रूस की सहायता से और तीसरे पंचवर्षीय योजना में इसे लगाया गया था। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो देखिए इंदिरा गांधी जो शांति पुरस्कार है ये 2024 वाले के पूछ रहा है, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। ये दिया गया था मिशेल बालेचेट को, ये दिया गया था मिशेल बाचेलेट इनका नाम है यार, बाचेलेट। ये करंट अफेयर का प्रश्न है, मिशेल बाचेलेट। ये क्योंकि ये नाम थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि ये चिली के रहने वाले हैं, चिली के, और चिली के रहने वाले हैं तो नाम भी वैसे चिली के जैसे ही रहेगा, तो इसी वजह से। प्रित्जकर पुरस्कार अगर आपसे पूछे किसे दिया गया था? प्रित्जकर, ये पुरस्कार जो है, प्रित्जकर जो पुरस्कार है ये दिया गया 2024 में। और जो प्रित्जकर पुरस्कार है ना, ये दिया जाता है वास्तुकला में। किसमें? ये वास्तुकला में दिया जाता है, वास्तुकला। अब इसमें कई लोग कहेंगे नहीं ये तो पत्रकारिता में दिया जाता है, नहीं तो रुको, अभी ये दिया गया था रिकेन यामामोटो को दिया गया था ये पुरस्कार, ठीक। और अगर आपसे पूछे वास्तुकला के क्षेत्र में ये दिया जाता है। अगर आपसे पूछे पुलित्जर पुरस्कार, जो आप लोग का है पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर इस तरह का वाला जो पुरस्कार है, सही से लिख दें, पुलित्जर, ये जो है 2024 वाला ये किसे दिया गया था? तो ये पूछे तो ये दिया गया पुलित्जर पुरस्कार, ये पत्रकारिता में दिया जाता है। किसमें? पत्रकारिता, ये वाला जो है पत्रकारिता में दिया जाता है। और ये जो है किसको दिया गया 2024 में? तो ये दिया गया न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया, न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया था इस बार। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए तीनों पुरस्कारों के बारे में रिवीजन करेंगे। तो देखिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। ये मिशेल बाचेलेट को, जो कि चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे या प्रधानमंत्री कोई थे, उनको दिया गया था। और प्रित्जकर पुरस्कार जो है पूछे, ये 2024 वाला, ये रिकेन यामामोटो को दिया गया। और ये जो है वास्तुकला के क्षेत्र का पुरस्कार है, करंट अफेयर से दूसरा प्रश्न आ चुका। अगर आपसे पूछे कि पुलित्जर पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया, तो पत्रकारिता से संबंधित है, ये दिया गया न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। तो ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। एग्जाम में आजकल इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पढ़ना है, ताकि आप लोग प्रश्नों का जो जवाब है वो सही कर पाएं। ये 2004 में किया गया था इसकी स्थापना, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, यहाँ पे देखिए कुछ एडिशनल प्रश्न देख लेते हैं। सूचना एंड प्रसारण मंत्री के बारे में देख लें। प्रसारण मंत्री कौन है? तो सूचना और प्रसारण मंत्री जो है वो हमारे पास अश्वनी वैष्णव है। कौन है? वर्तमान समय अश्वनी वैष्णव सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि हमारे रेल मंत्री कौन है, तो ये भी आपके अश्वनी वैष्णव हमारे रेल मंत्री भी हैं। अगर यहीं पे आप लोग ध्यान रखेंगे, ट्राई की स्थापना के बारे में पूछता है। टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो पूछी जाती है कब होती है? 1997 में। अगर आपसे पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। और अगर आपसे पूछे कि हमारा प्रथम संचार उपग्रह गांव कौन था, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि हमारा जो है
प्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या था? पहला संचार जो उपग्रह का क्या नाम था? हमने बताया कई बार, इसका नाम क्या था? एप्पल नाम था। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 2004 में हुई थी। कब हुई थी? 2004 में। याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सूचना और प्रसारण मंत्री वर्तमान समय में कौन है, तो अश्विनी वैष्णव है। करंट अफेयर से प्रश्न है, लपेट लीजिए। और रेल मंत्री कौन है? ये भी अश्विनी वैष्णव है, आप इसको लपेटना है। अगर आपसे पूछे कि ट्राई की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। प्रथम संचार उपग्रह जो है एप्पल है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न फिर यहाँ से करंट अफेयर से प्रश्न बनने वाले हैं। कह रहा है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, ओपेक का मुख्यालय पूछ ले तो ये वियना में है। कहाँ पे? वियना किसकी राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसमें ओपेक का मुख्यालय स्थित है। अगर आपसे पूछे कि जो है ओपेक की स्थापना कब हुई थी, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 1960 में इसका जो है स्थापना हुआ था। अगर आपसे पूछे कि वियना के बारे में किस नदी के किनारे है, ये भी पूछ सकता है। किस नदी के किनारे है वियना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। किनारे, किस नदी के किनारे वियना स्थित है? तो ये बताएंगे आप लोग। डेन्यूब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ठीक, अब बात कर लें WHO का मुख्यालय पूछ ले, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और अभी हमने बताया WTO का मुख्यालय ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। या फिर विश्व रेड क्रॉस का अगर आपसे पूछे कि रेड क्रॉस, इन सभी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इन सभी का मुख्यालय जो है जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना में। वियना किसकी राजधानी? ऑस्ट्रिया की राजधानी। कहाँ की? ऑस्ट्रिया की राजधानी। इसकी जो मुख्यालय है 1960 में, इसकी स्थापना 1960 में। वियना में इसका मुख्यालय स्थापना कब हुआ था? 1960 में। अगर आपसे पूछे कि वियना किस नदी के किनारे स्थित है, तो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और रेड क्रॉस, इन तीनों का, चारों का मुख्यालय आप लोग ध्यान रखेंगे जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो देखिए 2024 में, ये भी करंट अफेयर का ही प्रश्न है। तो ये निहोन हिल्डा, इसको किसको मिला था? तो ये है जो है किसको मिला है इस बार? तो निहोन हिंडाल्को समूह को मिला है। तो यहाँ पे नोट करेंगे, निहोन हिंडाक्यो समूह को मिला है इस बार। निहोन हिंडाक्यो समूह एक जापान का समूह को मिला है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। शांति का नोबेल पुरस्कार अगर आपसे पूछे कि इसका वितरण कहाँ से किया जाता है, तो ये भी पूछा जाता है। तो ये ओस्लो से किया जाता है। कहाँ पे? ओस्लो से किया जाता है। ओस्लो किसकी राजधानी है? नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। ठीक, मिडनाइट ऑफ सन कंट्री जिसको कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल किसे मिला, भौतिकी के क्षेत्र में अगर आपसे पूछे भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल किसे मिला है, तो ये दो लोगों को मिला है। जॉन हॉपफील्ड, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जॉन हॉपफील्ड, और एक लोग कौन है? जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिल्टन को मिला है। जॉन हॉपफील्ड एंड जेफरी हिल्टन को मिला है। तो ये बातें आप लोग को नोट करना है कॉपी में। अगला प्रश्न है आपको, अगर आपसे पूछे कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, तो अगर आपसे पूछे कि एक और आप लोग ध्यान रखेंगे, रसायन का इस बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला? रसायन का 2024 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो ये डेविस बेकर और जॉन जंपर और आपके एक लोग और हैं, डेविस बेकर, जॉन जंपर और एक हस्बिन है। कौन थे? डेमिस हस्बिस, इनको मिला है किसका पुरस्कार? जो है रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो ये 3 क्षेत्र में कम से कम आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वितरण इसका होता है ओस्लो से। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। निहोन हिंडाक्यो समूह के द्वारा निहोन हिंडाक्यो समूह को इस बार मिला है। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल, ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है, 2024 में किसे मिला है? तो ये भी जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिल्टन को इस बार मिला है। और रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डेविस बेकर और जॉन जंपर, डेमिस हस्बिन को, इन तीनों लोग को मिला है। डेविस बेकर, जॉन जंपर
और डेमिस हसबिन, इन तीनों को मिला है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ये बेकार है, डेविस बेकार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अगला प्रश्न कि भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है। ये भी भाई आपका करंट अफेयर का प्रश्न है, 2026 में जाएगा। तो ये भी करंट अफेयर का बहुत ही ज़्यादा एडवांस प्रश्न है। अगर आपसे पूछे कि ये जो अंतरिक्ष मिशन का नाम है, इसका नाम है गगनयान। पहल किसकी है, इसरो की। ठीक, अगर आपसे पूछे कि ये अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है, तो इसका नाम है गगनयान। क्या है, गगनयान। तो ये अगर आपसे पूछे कि गगनयान जो है ये पहल किसकी है, किसने शुरू किया इसे, तो ये इसरो ने शुरू किया। किसने, इसरो ने शुरू किया था। अगर आपसे पूछे कि इसमें यात्री कितने जाएंगे, तो यात्री तो इसमें 3 जाएंगे। कितने, 3 इडियट जाएंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछो कि इनका प्रशिक्षण कहाँ पे किया गया, प्रशिक्षण कहाँ पे किया गया, प्रशिक्षण इनका जो है वो रूस में किया गया। कहाँ पे, रूस में इनको ट्रेंड किया गया है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे, ताकि वहाँ पे जाकर चल सकें, उठ सकें, बैठ सकें, सो सकें, लेट सकें। और इसरो के बारे में हमने क्या बताया था आपको, अगर आपसे पूछे कि इसका जो है इसरो की जो है स्थापना कब हुई थी, तो ये हमने बताया था इसकी जो स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे, बेंगलुरु में। और इसरो के जो वर्तमान समय अध्यक्ष हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो ये करंट अफेयर का इस समय प्रश्न बना हुआ है। तो इसरो के जो अध्यक्ष वर्तमान समय वी नारायण है। कौन है, वी नारायण है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करेंगे कि भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है, तो इसका नाम है गगनयान। क्या नाम है, गगनयान है। और ये पहल किसकी है, इसरो ने इस पहल को शुरू किया है अंतरिक्ष में मानव को भेजने के लिए। इसमें यात्री कितने जाएंगे, 3 यात्री जाएंगे। इनका प्रशिक्षण कहाँ पे किया गया है, रूस में इन्हें ट्रेंड किया गया है अंतरिक्ष में भेजने के लिए। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अगर आपसे पूछे इसरो का जो मुख्यालय कहाँ पे, बेंगलुरु में है। अगर आपसे पूछे कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, वी नारायण इसके अध्यक्ष हैं। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो देखिए दंत चिकित्सक होते हैं, जो दांतों के चिकित्सक होते हैं, दांतों के कीटाणु देखने के लिए वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये अवतल दर्पण क्या होता है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अवतल दर्पण के बारे में इसकी ध्यान रखेंगे, इसकी फोकस दूरी कैसी होती है, वो निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि इसमें जो प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कैसा बनता है, यहाँ नोट करेंगे क्योंकि और भी चीजें तो लिखनी है। अगर आपसे पूछे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक भी बनता है, और आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें प्रतिबिंब आभासी भी बनता है। तो दोनों चीजें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या ध्यान रखना है कि और किन जगहों पे अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग और किन जगहों पे करते हैं। तो देखिए अवतल जो दर्पण का प्रयोग है वो हजामत में, हजामत मतलब जानते हैं आप लोग, हजामत का मतलब होता है दाढ़ी बनाने वाले जो है इसका प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात ये किस में करते हैं, इसकी जो प्रयोग है सौर कुकर और सौर भट्टी में भी इसका प्रयोग करते हैं, सौर भट्टी में भी इसका प्रयोग करते हैं। और इसकी जो प्रयोग है वो टार्च लाइट में भी, सर्च लाइट या फिर टार्च में भी करते हैं। एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे, वाहन के किस में, हेडलाइट में, वाहन के हेडलाइट में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है इसका उपयोग के बारे में। देखिए दंत चिकित्सक पूछे किसका उपयोग करते हैं, तो भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। दांत के चिकित्सक या फिर पूछ ले कि नाक के चिकित्सक किसका उपयोग करते हैं, या फिर कान के चिकित्सक, तो ये सभी जो है अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। जो है अवतल दर्पण के बारे में इसकी विशेषता, फोकस दूरी इसकी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और प्रतिबिंब इसका वास्तविक भी बनता है, आभासी भी बनता है। और अवतल दर्पण जो है सौर भट्टी में प्रयोग की जाती है, और हजामत में भी प्रयोग की जाती है, टार्च में भी प्रयोग की जाती है, और वाहन के हेडलाइट में भी प्रयोग की जाती है। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू हुआ था। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न से हम लोग आपको करंट अफेयर की जो योजनाएं हैं वर्तमान समय जो चल रही हैं उनको बताने वाले हैं। तो पहले डिजिटल इंडिया योजना जो 2015 में चली थी, 1 जुलाई, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 1 जुलाई जो है, 1 जुलाई 2015 में शुरू हुई थी। आज का जो करंट अफेयर, आज का जो क्लास है वो करंट अफेयर से एकदम लैस है, आप लोग को टेंशन नहीं लेना। अगर आपसे पूछे कि बीमा सखी योजना कहाँ प्रारंभ हुआ था, बीमा सखी जो है योजना ये कहाँ चला था, तो बीमा सखी योजना अभी हाल ही में चलाया गया है राजस्थान, हरियाणा के द्वारा। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, हरियाणा के द्वारा। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे लाडली बहन योजना ये कहाँ पे चला है, लाडली जो है
बहन योजना ये कहाँ पे चला है? तो लाडली बहन योजना अभी हाल ही में चलाया गया है। ये किसके द्वारा चलाया गया है? ये झारखंड राज्य के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? झारखंड राज्य के द्वारा चलाया गया। अगर आपसे पूछे कि पर्यटन श्री योजना किसके द्वारा चलाया गया है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पर्यटन श्री योजना अगर आपसे पूछे ये किस राज्य के द्वारा चलाया गया अभी वर्तमान समय में, तो ये चला है किसके द्वारा? ये मध्य प्रदेश ने चलाया है। हाल ही में ये मध्य प्रदेश में चलाया गया है। ठीक, तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि हाल ही में अस्मिता योजना किसने चलाया था, किसने चलाया है? अगर आपसे पूछे कि हाल ही में अस्मिता योजना किसने चलाया है, तो अस्मिता योजना जो शिक्षा मंत्रालय ने चलाया है। किस मंत्रालय ने? शिक्षा मंत्रालय ने। ये करंट अफेयर के सारे प्रश्न हैं। शिक्षा मंत्रालय ने अस्मिता योजना चलाया है। एक और योजना के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि अदिति योजना वर्तमान समय में किसने चलाया है? अदिति योजना वर्तमान समय में किसने चलाया है? तो ये चलाया है आपका रक्षा मंत्रालय ने। किसने? रक्षा मंत्रालय ने चलाया। तो इतनी बातें इस योजनाओं के बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। करंट अफेयर के प्रश्न थे। अगर आपसे पूछे कि डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 1 जुलाई 2015। अस्मिता योजना किसने चलाया? शिक्षा मंत्रालय ने चलाया। अदिति योजना किसने चलाया? रक्षा मंत्रालय ने चलाया। बीमा सखी योजना हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में प्रारंभ किया। अगर आपसे पूछे कि हाल ही में लाडली बहन योजना किस राज्य ने चलाया? झारखंड राज्य ने। पर्यटन श्री योजना हाल ही में किस राज्य ने चलाया? तो ये मध्य प्रदेश राज्य ने चलाया। बढ़ते हैं अपने अगले क्लास की प्रश्न की ओर। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर भी करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसा लगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे जाइए और पीडीएफ का मजा लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है करंट अफेयर से है। करंट अफेयर का प्रश्न है, कह रहा है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आईसीसी T20 जो 2024 वाला जो वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ था। कहाँ पे? अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज में हुआ था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि इसके विजेता कौन हुए थे, तो इस वाले के विजेता जो है भारत हुआ था। इसको जीता कौन था? भारत। और इसके उप विजेता अगर आपसे पूछे कौन हुए थे, इसके उप विजेता यानी कि इसको हारा कौन था, तो इसको हारा था दक्षिण अफ्रीका। कौन हारा था? दक्षिण अफ्रीका हारा था। तो ये एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और दूसरा, अगर आपसे पूछे कि आईसीसी अंडर 19, अगर आपसे पूछे कि आईसीसी जो है, आईसीसी अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप, अगर आपसे पूछे कि अंडर 19 महिला जो है, महिला वर्ल्ड कप जो है, अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप 2024, तो यहाँ पे देखिए अंडर 19 वाला बता रहे हैं हम लोग। तो अंडर 19 वाला अगर आपसे पूछे इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, इसका जो है आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो इसका जो आयोजन है वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इस बार कहाँ पे हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। अगर आपसे पूछे कि इसके विजेता कौन हुए थे, तो इसके विजेता कौन हुए थे? भारत। इसके विजेता कौन हुआ था? भारत। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको जीता कौन था? तो इसके जीतने वाला था भारत। अगर आपसे पूछे कि इसका उप विजेता कौन था, इसका उप विजेता कौन था, तो इसका उप विजेता जो है वो इंग्लैंड था। ब्रिटेन को हराया था, इंग्लैंड था। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। करंट अफेयर से महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगर आपसे पूछे कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, इसका 2024 वाला जो है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? आयोजन तो देखिए अमेरिका में हुआ था। अमेरिका वेस्ट इंडीज में दोनों जगह पे हुआ था आयोजन। और इसके विजेता पूछ ले कौन था, तो भारत था इसका विजेता। अगर आपसे पूछे इसका उप विजेता कौन था, दक्षिण अफ्रीका। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आईसीसी अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पे हुआ था, तो इसका जो आयोजन है वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और इसका विजेता कौन था, भारत। उप विजेता कौन था, इसका इंग्लैंड था। अंडर 19 वाले की बात हो रही है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट, क्या कह रहा है, इंडियन ज्योग्राफी से है। कह रहा है कि कृत्रिम उर्वरक, या फिर इसको इकोनॉमी में भी आप लोग पाएंगे कि कृत्रिम उर्वरक किस शताब्दी में निर्मित किया गया था। कृत्रिम तरीके से जो आपके आर्टिफिशियल तरीके से जो है उर्वरक बनाने की जो है 19वीं शताब्दी में बना था। अगर आपसे सन पूछ ले, सन कब बना था, तो 1842 में शायद इसको बनाया गया था। 1842, हाँ ये सही है, 1842 में ही बनाया गया था। अगर आपसे पूछे किसने बनाया था, तो बनाने वाले का नाम लिखिए यहाँ पे, जॉन बेनेट ने बनाया था। किसने बनाया था, तो जॉन बेनेट ने इसे बनाया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उर्वरक पूछे कि किस शताब्दी में बनाया गया, तो सन 1882 में। शताब्दी पूछ रहा है तो 19वीं शताब्दी आएगा, 1882। और जॉन बेनेट ने इसे बनाया था। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है,
भूरी क्रांति ये किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति जो है ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। किससे? उर्वरक अर्वरक। तो ये भूरी जो क्रांति है ये जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे हमारा जो है प्रथम जो है भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना भारत का पहला उर्वरक की फैक्ट्री जो है कारखाना या फिर संयंत्र कहाँ पे लगा था? तो ये लगा था आपके सिंदरी झारखंड में। कहाँ पे? सिंदरी जो है सिंदरी झारखंड में लगा था। और झारखंड में तो लगा झारखंड में, लेकिन कब लगा? तो ये आप लोग बताएंगे 1951 में लगा। तो ये इतनी बातें आप लोग को इस प्रश्न से याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि कृत्रिम उर्वरक किस शताब्दी में निर्मित किया गया था? तो 19वीं शताब्दी में 1842 में जॉन बेनेट ने बनाया था इसे। ठीक। और भूरी क्रांति का संबंध किससे? उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से। अगर आपसे पूछे कि प्रथम उर्वरक कारखाना भारत का कहाँ पे लगा? सिंदरी में। सिंदरी कहाँ पे है? तो ये झारखंड में है। और झारखंड की जो है स्थापना इसमें कब हुई थी? तो 1951 में। बात कर लेते हैं जो कृत्रिम उपग्रह की बात कर रहे हैं, नहीं कृत्रिम उर्वरक, हाँ, तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है रतन टाटा के बारे में, करंट अफेयर से यहाँ पे प्रश्न बनेंगे। अगर आपसे पूछे कि रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है? तो रतन टाटा ए लाइफ के लेखक के जो है ये थॉमस मैथ्यू है। किसने लिखा था इसको? थॉमस। अभी करंट के जो प्रश्न है ये जाना आप लोग ध्यान रखेंगे, थॉमस मैथ्यू ने इसे लिखा है। थॉमस मैथ्यू ने इसे लिखा। ठीक। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ करंट अफेयर में जो अभी करंट अफेयर की जो कुछ नए पुस्तकें जो विमोचित हुई हैं उनके बारे में प्रश्न पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि अंबेडकर ए लाइफ किसकी पुस्तक है? अंबेडकर ए लाइफ ये किसकी पुस्तक है? अंबेडकर ए लाइफ ये शशि थरूर की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की पुस्तक है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे शेर जिसने चांदनी पी ली ये किसकी पुस्तक है? शेर जिसने चांदनी पी ली। तो शेर जिसने चांदनी पी ली, तो ये जो पुस्तक है ये एस जयशंकर की है। एस जयशंकर के बारे में एस सोमनाथ की है भाई। एस सोमनाथ की ये पुस्तक है, एस सोमनाथ की। और एस सोमनाथ कौन है? तो ये इसरो के पूर्व सीईओ, मतलब इसरो के पूर्व जो है अध्यक्ष हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष वी नारायण हो चुके हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मिडनाइट चिल्ड्रन की बात करें, मिडनाइट चिल्ड्रन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मिडनाइट चिल्ड्रन, या फिर अगर आपसे पूछे विक्ट्री सिटी ये किसकी पुस्तक है? मिडनाइट चिल्ड्रन और विक्ट्री सिटी ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है सलमान रुश्दी। किसकी है? सलमान रुश्दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सलमान रुश्दी, क्योंकि इनकी जो पुस्तकें हैं वो एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। अगर आपसे पूछे मालगुडी डेज ये किसकी पुस्तक है? तो संजय बारू की पुस्तक है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मालगुडी डेज ये किसकी पुस्तक है? तो ये संजय बारू की पुस्तक है। तो ये पुस्तकों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, संजय बारू की पुस्तक है। इन पुस्तकों के बारे में आप लोग को जरूर ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे रतन टाटा ए लाइफ ये लेखक कौन है? तो थॉमस मैथ्यू है रतन टाटा ए लाइफ के लेखक। अंबेडकर ए लाइफ की पुस्तक किसकी है? तो ये शशि थरूर की है। अगर आप शेर जिसने चांदनी पी ली ये पुस्तक है एस सोमनाथ जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन या फिर विक्ट्री सिटी ये पूछे किसकी रचना है? तो ये सलमान रुश्दी की है। सलमान रुश्दी की है। अगर आपसे पूछे कि मालगुडी डेज किसकी रचना है? ये संजय बारू की रचना है। किसकी? संजय बारू की। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है? तो ये भी करंट अफेयर के प्रश्न है। किसके प्रश्न? करंट अफेयर के प्रश्न है। कह रहा है ऑक्सफोर्ड वर्ड। देखिए कुछ जो है संस्थाएं अपने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करती हैं, किसी वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करती हैं। तो इस बार जो ऑक्सफोर्ड किसे घोषित किया है वर्ड ऑफ द ईयर? तो ऑक्सफोर्ड घोषित किया है ब्रेन रोट को। किसको घोषित किया गया है? तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ब्रेन रोट को घोषित किया है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वहीं पे अगर आपसे पूछे कि कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये भी एग्जाम में बनेगा, ये भी एग्जाम करंट अफेयर का प्रश्न है। कॉलिंस डिक्शनरी ने किसके घोषित किया है? डिक्शनरी ने किसे जो है 2024 में वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? 2024 में वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो ये है ब्रेन रोट को घोषित किया था। और ये जो है किसे घोषित किया? ये घोषित किया ब्रेट को। किसको घोषित किया? ब्रेट को। ठीक। अगर आपसे पूछे एक संस्था है, एक संस्था जिसका नाम है
जिसका नाम है मेरियम वेबस्टर। ये अगर आपसे पूछे कि 2024 में जो वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया, वर्ड ऑफ द ईयर, तो ये घोषित किया है पोलराइजेशन को घोषित किया। ठीक, तो ये जो है करंट अफेयर के प्रश्न थे, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, पोलराइजेशन को ये घोषित किया है वर्ड ऑफ द ईयर। तो ये 3 प्रश्न आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तीनों करंट अफेयर से है। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 में किसे घोषित किया गया, ये ब्रेन रोड को घोषित किया गया। कोलिंस डिक्शनरी ने इसे किसे घोषित किया है, मतलब वर्ड ऑफ द ईयर ब्रेड को घोषित किया गया। और मेरियम वेबस्टर किसे घोषित किया है, वर्ड ऑफ द ईयर, ये पोलराइजेशन को घोषित किया है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आयुष्मान योजना कहाँ से शुरू किया गया था, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन देखिए आयुष्मान योजना जो है, जिसे क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, प्रधानमंत्री जो है जन आरोग्य योजना भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, आयुष्मान योजना को क्या बोला जाता है, प्रधानमंत्री जन, इसको ही बोला जाता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगर आपसे पूछे कि ये जो है कहाँ से शुरू हुई थी, तो ये झारखंड राज्य से शुरू हुई थी। अगर कब शुरू हुई थी, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, 23 सितंबर 2018 को ये शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी, 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी। अगर आपसे पूछे कि इसमें बीमा राशि कितनी मिलती है, तो बीमा राशि जो है इसमें एक परिवार को बीमा राशि कितनी मिलती है, 5 लाख रुपए हेल्थ पॉलिसी मिलती है, 5 लाख रुपया प्रति परिवार मिलती है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, 5 लाख रुपया प्रति परिवार मिलती है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। एक और चीज़ें एग्जाम में पूछी गई है कि इसका संचालन, इस योजना का संचालन कौन सा मंत्रालय करता है, तो ये स्वास्थ्य प्राधिकरण मंत्रालय करता है। कौन, स्वास्थ्य प्राधिकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसका जो है संचालन करता है। तो ये भी बातें आप लोग को यहीं पे रंगे हाथ याद रखना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसकी जो है क्या करता है, संचालन करता है। तो चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि आयुष्मान योजना कहाँ से शुरू किया गया था, तो ये भारत के झारखंड राज्य से शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 23 सितंबर 2018 को। कब, 23 सितंबर 2018 को ये शुरू किया गया। इसको क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं। बीमा राशि इसमें कितनी मिलते हैं, यानी कि रुपये इसमें कितना मिलेगा, तो 5 लाख रुपया मेडिकल हेल्थ सहायता मिलेगा। अगर आपसे पूछे कि संचालन इसके किसके द्वारा किया जाए, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसकी संचालन करती है। कौन करती है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसकी संचालन करती है। ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है, ये सारी बात एग्जाम में पूछी गई है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिवस से संबंधित हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं, 24 अप्रैल के दिन पंचायती राज दिवस मनाते हैं। अब कुछ दिवस के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि हमारे जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून के दिन मनाते हैं, क्योंकि इस दिन जो है सबसे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन सूर्य जो है कर्क रेखा पे होता है। अगर आपसे पूछे कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, ये 3 मई के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 3 मई के दिन मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाते हैं, लुई ब्रेल दिवस ये कब मनाया जाता है, तो लुई ब्रेल दिवस जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनकी जो है पढ़ने की जो विधि होती है उसको कहते हैं ब्रेल लिपि, और इसके लिए दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 4 जनवरी के दिन। कब मनाया जाता है, 4 जनवरी के दिन। अगर विश्व कैंसर दिवस अगर आपसे पूछे कब मनाया जाता है, तो अगर आपसे पूछे प्रवासी भारतीय दिवस, कैंसर दिवस 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस अगर आपसे पूछे, गांधी जी की वापसी हुई थी 1915 में, प्रवासी भारतीय दिवस अगर आपसे पूछे कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी, क्योंकि 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे। अगर आपसे पूछे कि मतदाता दिवस कब हुई थी, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो है 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। तो देखिए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
अगर आपसे पूछे कि पंचायती राज दिवस, योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। अगर आपसे प्रेस स्वतंत्रता दिवस पूछे कब मनाया जाता है, 3 मई के दिन मनाया जाता है। लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, 4 जनवरी के दिन। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी के दिन। और मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है जो है 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न कि भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन, नहीं भाई सृजन होगा ये, किसके लिए, सृजन की पहल की थी। ठीक, सृजन है भाई, सृजन की पहल की थी। तो ये थे हमारे लॉर्ड रिपन साहब। कौन थे, लॉर्ड रिपन साहब, लॉर्ड रिपन साहब। ठीक, लॉर्ड रिपन ने इसकी पहल की थी। और लॉर्ड रिपन के बारे में थोड़ी बहुत बातें और आप लोग ध्यान रखेंगे। इनके ही समय में लॉर्ड रिपन, इनके ही समय में क्या हुई थी, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। नियमित जनगणना क्या हुई थी, जनगणना क्या हुई थी, शुरू हुई थी। और नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी, 1881 में इनके ही समय में शुरू हुई थी नियमित जनगणना। मतलब जनगणना को नियमित तरीके से, वैसे जनगणना तो 1972 में मेयो के समय में शुरू हुआ था, लेकिन नियमित तरीके से यानी कि दशकीय आधार पे, यानी कि 10 वर्ष के आधार पे जो है हमेशा जनगणना का लेना कब शुरू किया गया था, 1881 में रिपन के समय में। और अगली बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इनको ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आप लोग जानते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इन्हें क्या कही थी, इन्हें कही थी भगवान जो है, इनको कही थी भारत का उद्धारक कही थी। मतलब रिपन को क्या कही थी, भारत का उद्धारक। तो ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है। इनको कहा था भारत का उद्धारक। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और रिपन के बारे में एक चीज़ और आप लोग को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसने क्या किया था, समाप्त किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको समाप्त किया था। कब किया था समाप्त, तो 1882 में। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, 1882 में इसको समाप्त किया था। तो इतना चीज़ें ध्यान रखेंगे आप लोग। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है ये विश्व की पहली नर्स हैं। और इनकी जो है इनका जो है जन्मदिन होता है 12 मई के दिन। 12 मई, इसी दिन विश्व नर्स दिवस मनाते हैं ना शायद, हाँ मई है कि मार्च है, 12 मई ही होगा, विश्व नर्स दिवस मनाते हैं। तो इसका रिवीजन करेंगे कि भारत के किस वायसराय ने, इंपॉर्टेंट प्रश्न लगाएंगे क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से है। और मॉडर्न हिस्ट्री किसी भी एग्जाम की नैया पार लगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय निकायों की सृजन की पहल की थी, तो ये किए थे लॉर्ड रिपन साहब ने। लॉर्ड रिपन साहब ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी समाप्त किया था। इनके समय में नियमित जनगणना भारत में 1881 में शुरू हुई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें भारत का उद्धारक कहा था। और ये भी बात एग्जाम में पूछ ली गई है। ठीक, तो देखिए अगला प्रश्न है कि सूर्य को पराबैंगनी किरण से कौन बचाता है। तो देखिए सूर्य को पराबैंगनी किरण से जो है ओजोन परत बचाता है। कौन बचाता है, ओजोन परत बताता है। ओजोन परत की अगर आपसे पूछे सूत्र क्या है, ओजोन परत की सूत्र क्या है, O3 है। अगर आपसे पूछे ओजोन परत की माप किसके में करते हैं, तो डॉप्सन में इसकी माप करते हैं। किस में माप करते हैं, डॉप्सन में इसकी माप करते हैं। ठीक, ओजोन परत की बात करें, अगर आपसे पूछे कि ओजोन परत की क्षति कौन सी गैस पहुंचाती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको क्षति पहुंचाती है। अगर आपसे पूछे कि ओजोन परत जो है स्थित कहाँ पे है, ओजोन परत जो है स्थित कहाँ पे है, इस समताप मंडल में। कहाँ पे, समताप मंडल में ये स्थित है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और समताप मंडल में स्थित हो गई। अगर आपसे पूछे वर्तमान समय में ओजोन परत में जो है छिद्र हो गई थी, वो छिद्र, तो ये पूछा जाता है छिद्र कहाँ पे हुई थी, तो अंटार्कटिका के ऊपर जो है, अंटार्कटिका नहीं, अटलांटिक महासागर के अंटार्कटिका के ऊपर हुआ था। अंटार्कटिका के ऊपर क्या होता है, इसमें छिद्र हो गया था। और इस अंटार्कटिका के ऊपर छिद्र हो गया था, इस बात का पता लगाया था किसने, फोरमैन ने इस बात का पता लगाया था। और अगला बात ये पूछा जाता है कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर के दिन मनाते हैं। कुछ यहाँ पे बाकी रह गया क्या ओजोन परत से, तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। 16 सितंबर के दिन ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। ठीक, कुछ बाकी तो नहीं है। तो देखिए अब चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि पृथ्वी को, इंपॉर्टेंट प्रश्न था,
इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनी विकिरण से कौन बचाता है, तो ये ओजोन परत को बचाता है। ओजोन परत हमें बचाता है। इसका सूत्र होता है ओजोन परत, ओजोन का O3 होता है। माप इसको डॉप्सन में कहते हैं। क्षति इसको पहुंचा रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और स्थित है समताप मंडल में। और वर्तमान समय इसमें एक छिद्र हो गई है अंटार्कटिका के ऊपर। नहीं, अब छिद्र नहीं है, वो खत्म हो गई है, ठीक, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 19 ओजोन परत की संरक्षण के लिए। उसमें से बहुत सारे कदम उठाए गए, ठोस कदम, जिससे ये जो है छिद्र अब थोड़ा सा कम हो गया है, बंद हो गया है। अब इसका पता किसने लगाया था छिद्र के बारे में, तो ये भी पूछा जाता है, फोरमैन ने इसका पता लगाया था, ठीक। तो अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने जीएसटी अधिनियम प्रकाशन किया, तो कानूनी और न्याय मंत्रालय ने इसका प्रकाशन किया था। तो ये बातें आप लोग को कंठस्थ रखनी है। किसने किया था? कानून एंड न्याय मंत्रालय ने। किसने किया था? कानून और न्याय मंत्रालय ने ये किया था। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी के बारे में, अगर आपसे भैया पूछे कि जीएसटी पारित कब हुआ था, जीएसटी पारित कब हुआ था, तो ये जो है 1990 2015-16 की बात है। 2015-16 की बात है, क्योंकि 2015 में जीएसटी का जो विधेयक है वो लाया गया था लोकसभा में। फिर 2016 में इस पास हुआ, कहाँ से? राज्यसभा में पास हुआ। फिर 2016 में ही राष्ट्रपति क्या कर दिए इस पे सिग्नेचर कर दिए गए थे। तो ये बन गया था, एक्ट बन गया था, ठीक। और इसके लिए कौन सी समिति बुलाई गई थी जीएसटी के लिए, इस समिति के बारे में पूछा जाता है। जीएसटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि हम रोज यहाँ पे प्रैक्टिस शीट को देख रहे हैं। रोज यहाँ पे हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि विजय केलकर समिति थी, इसमें विजय केलकर समिति की सिफारिश पे। अगर आपसे पूछे कि इसके लिए जीएसटी के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था, तो इसके लिए किया गया था 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, जो कि 2016 में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि इसको किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो इसको 297 के ए के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? अगर आपसे पूछे सबसे पहले लागू कहाँ पे हुआ था, तो सबसे पहले लागू होने की बात करें कि इसको कब लागू किया गया था, तो इसको 2017 में सबसे पहले लागू हुआ। कहाँ पे? असम राज्य में, भारत के असम राज्य में। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि किस मंत्रालय ने जीएसटी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट आपको कहीं भी प्रश्न मिले वो जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि जीएसटी से हर एग्जाम, आपका कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। किस मंत्रालय, किस अधिनियम के तहत जो है एक कानूनी और न्याय मंत्रालय के द्वारा इसे क्या किया गया? प्रकाशन किया गया। और इसका पारित कब हुआ था? जो है इसका विधेयक कब पारित हुआ था? तो 2015-16 में। तो 2015 में ये लोकसभा में आया था, 16 में राज्यसभा में गया था, 16 में इस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर कर दिया गया, और 2017 में इसे भारत में असम राज्य में लागू कर दिया गया था। और जीएसटी के लिए समिति कौन सी बनी थी? तो विजय केलकर समिति बनी थी। और इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया, 101वां संविधान संशोधन 2016, और इसको अनुच्छेद 297 के ए में रखा गया है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है? भारत के किस राज्य में? तो यहाँ पे देखिए, उर्वरक की खपत की बात करें तो इसमें दो तरह के, अगर आपसे पूछे ऐसे कि कहाँ पे सर्वाधिक खपत होती है, तो आप लोग सीधे चले जाएंगे कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो एरिया बड़ा है, सबसे ज्यादा कृषि भी होती है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा जो है खपत इसका होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्रति हेक्टेयर कहाँ सबसे ज्यादा खपत होता है, प्रति हेक्टेयर की बात करें कि सबसे ज्यादा खपत कहाँ पे होता है, तो पंजाब राज्य में। कहाँ पे? पंजाब राज्य में। वैसे उर्वरक के बारे में थोड़ी बहुत हमने बताया कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो ये उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है, ठीक। और यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे पंजाब के बारे में हमने थोड़ी सी चीजें पढ़ लेनी है। पंजाब के बारे में हमने क्या बताया, इसका अर्थ क्या होता है पंजाब का? तो इसका अर्थ होता है 5 नदियों की भूमि। क्या होता है इसका अर्थ? 5 नदियों की भूमि इसकी क्या होती है? अर्थ होती है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। और एक बातें और आप लोग को ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछे वो कौन सी क्रांति थी? हरित क्रांति। अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति शुरू कहाँ से हुई थी, तो ये पूछे शुरू कहाँ से हुई थी, तो वो पंजाब से ही हरित क्रांति शुरू हुई थी। और सर्वाधिक लाभ हरित क्रांति में किस फसल को मिली थी? सर्वाधिक जो है लाभ किस फसल को मिली थी? तो वो गेहूं की सबसे ज्यादा लाभ मिली थी। सबसे ज्यादा सर्वाधिक लाभ किस फसल को मिली थी? तो गेहूं को सबसे ज्यादा लाभ मिला था। दूसरे नंबर पे था आपका जो है धान था, तीसरे नंबर पे आपका जो है दलहन था, ठीक। गन्ना था यार शायद,
तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। तो अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में उर्वरक का सबसे अधिक खपत होती है? तो उर्वरक के ऐसे पूछे खपत कहाँ पे होती है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, लेकिन प्रति हेक्टेयर पूछे कहाँ ज़्यादा खपत होती है तो हो जाएगा आपका हरियाणा, पंजाब में। तो देखिए भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक के उत्पादन से। उत्तर प्रदेश में जो है, और पंजाब के बारे में हमने क्या बताया, इसका क्या अर्थ होता है? 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहते हैं, और जाब मतलब नदी। और हरित क्रांति जो है शुरू कहाँ से हुई थी? पंजाब से हुई थी। सबसे ज़्यादा लाभ इसमें गेहूं की फसल को मिला था। भारतीय ध्वज संहिता कब आया था? तो देखिए ये पॉलिटी का प्रश्न आ चुका है, क्या कह रहा है? भारतीय जल संहिता, ध्वज संहिता क्या है यार, 2002 में आया था। ठीक, ध्वज संहिता। हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो देखिए अगर हमारा पूछे कि राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा, बच्चे को पता है क्या है हमारा राष्ट्रीय ध्वज? हमारे देश की शान तिरंगा है। ठीक, तिरंगा है। अगर आपसे पूछे कि इसको संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था। अगर आपसे पूछे कि इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, लंबाई, क्योंकि ये भी बात एग्जाम में पूछी जाती है, तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इसमें अशोक चक्र है, अशोक चक्र में ये पूछा जाता है तीली कितनी है, तो यहाँ पे देखिए अशोक चक्र भी इसमें है, तो अशोक चक्र में पूछे तीली कितनी है, तो यहाँ पे 24 तीली है, ये भी पूछा जाता है। तीली 24 तीली है। और लिया कहाँ से गया अशोक चक्र? ये सारनाथ से लिया गया, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया, सारनाथ से लिया गया है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये एक बात प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है कि विदेशी धरती पे सबसे पहले झंडा किसने फहराया था? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। विदेशी धरती पर जो है भारत का झंडा कब फहराया गया था? तो 1907 में। किसने फहराया था? स्टुटगार्ड में फहराया था। स्टुटगार्ड कहाँ पे है? जर्मनी का एक शहर है, और वहाँ पे किसने फहराया था? तो मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, भारत में 1906 में अपना झंडा पहली बार फहराया गया था। तो भारतीय ध्वज संहिता कब आया था भैया? तो 2002 में आया था, 2002 में। और अशोक चक्र में तीली कितनी होती है? 24 होती है। अगर आपसे पूछे कहाँ से लिया गया अशोक चक्र, जो है सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। और अगर आपसे पूछे कि तिरंगा जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, 22 जुलाई 1947 को संविधान के द्वारा अपनाया गया, और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। अगर आपसे पूछे विदेशी धरती पे कब फहराया गया इसे, तो 1907 में स्टुटगार्ड जर्मनी में मैडम भीकाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना की बात करें तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना किसने की, तो चंद्रशेखर आजाद ने। किसने? चंद्रशेखर आजाद ने इसकी स्थापना किया था। वर्तमान इसका नाम, मतलब इसका नाम परिवर्तन होके क्या हो गया है? इसका नाम परिवर्तन कब किया गया? तो ये भी पूछा जाता है। इसका नाम परिवर्तन 1928 में किया गया, और यहीं पे इसका नाम क्या हो गया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया था। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका क्या हो गया था? एसोसिएशन इसका क्या हो चुका था? इसका नाम हो चुका है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, ये मॉडर्न हिस्ट्री से है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना 1924 में किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने किया था। इसका नाम परिवर्तन 1928 में फिर से कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन हो गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका नाम कर दिया गया था 1928 में। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। 28 फरवरी के दिन क्यों मनाया जाता है भैया 28 फरवरी के दिन इसे? तो क्योंकि इसमें सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। रमन, इस दिन क्या होता है? रमन प्रभाव की क्या हुई थी? खोज हुई थी। इसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल भी दिया गया था। किसने किया था? सीवी रमन ने किया था। किसने? सीवी रमन ने किया था। आगे बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि आर्द्र भूमि दिवस हम लोग कब मनाते हैं? आर्द्र भूमि
भूमि दिवस कब मनाते हैं? तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है, करंट अफेयर का भी प्रश्न है। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? 2 फरवरी के दिन मनाया गया। और अगर आपसे पूछे कि हमारे पास वेटलैंड साइट मतलब आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि स्थल कितने हैं हमारे पास? अभी हाल ही में लेटेस्ट है 89 हो चुका है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। रामसर साइट हमारे पास 89 हो चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि हमारे पास कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? कैंसर दिवस हम लोग विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? तो ये 4 फरवरी के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं? 4 फरवरी के दिन। अगर आपसे पूछे रेडियो दिवस कब मनाते हैं हम लोग? अगर आपसे पूछे कि रेडियो जो है दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो रेडियो दिवस जो है हम लोग 13 फरवरी के दिन मनाते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। रेडियो की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने किया था। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा जो है डे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 21 फरवरी के दिन। कब मनाते हैं? 21 फरवरी के दिन। इतनी चीजें आप लोग को कंठस्थ रखनी है। अगला ये प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि रमन प्रभाव की खोज की थी सीवी रमन ने इस दिन। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी के दिन। और हमारे पास रामसर साइट कितने हैं? रामसर यहाँ पे लिख लीजिए, रामसर जो है साइट हमारे पास कितनी हो चुकी है वर्तमान समय में? 89 हो चुकी हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। करंट अफेयर का प्रश्न है। अगर आपसे पूछे कि कैंसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 2 फरवरी के दिन मनाते हैं। अगर रेडियो दिवस हम पूछे कब मनाते हैं, तो 13 फरवरी के दिन रेडियो दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय जो है मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 21 फरवरी के दिन। कब मनाते हैं? 21 फरवरी के दिन। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक, प्रश्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है जो आप लोग को यहाँ पे एडिशनल पॉइंट आपको बताया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन है? तो ये भी देखिए करंट अफेयर के प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है 25वें नंबर के, वो चेंज हो चुके हैं। अभी हो चुके हैं कौन? संजय मल्होत्रा। कौन हो चुके हैं? संजय मल्होत्रा हो चुके हैं। इनसे पहले कौन थे? संजय मल्होत्रा हो चुके हैं। और ये किस नंबर के हैं? 26वें गवर्नर हैं। और इनसे पहले कौन थे? तो 25वें नंबर के कौन थे? 25वें कौन थे? तो इन कौन थे? शक्तिकांत दास थे। शक्तिकांत दास थे। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। अब पढ़ लेते हैं। अगर आपसे पूछे इसमें पहले गवर्नर कौन थे भारतीय रिजर्व बैंक के, अगर आपसे पूछे कि पहले जो है गवर्नर कौन थे, तो ये पहले गवर्नर जो है वो ओसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ थे। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि पहले इसके भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो ये थे आपके सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख थे। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी, तो ये 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि इसका जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसकी जो राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी जो है 1949 को इसकी राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब अगर आपसे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नहीं, मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन बन चुके हैं। तो संजय मल्होत्रा भी हाल ही में इनके नए गवर्नर बने हैं। करंट अफेयर का ललन टॉप प्रश्न है। 26वें गवर्नर बने हैं। 25वें नंबर के थे कौन? शक्तिकांत दास। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। शक्तिकांत गलत लिखा गया है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 25वें नंबर के थे। पहले गवर्नर पूछे तो ओसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। संजय जो स्थापना 1 अप्रैल 1935 में, राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। अगर आपसे पूछे कि भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है, तो दूसरा, अगर आपसे पूछे पहला सबसे ऊंचा संवैधानिक पद कौन सा है भारत का पहला, तो वो होता है राष्ट्रपति का। किसका होता है? राष्ट्रपति का। सबसे प्रथम नागरिक होते हैं भारत के। दूसरा कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन है? जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति कौन है? हमारे द्रौपदी मुर्मू। अगर आपसे पूछे कि तीसरा सर्वोच्च पद कौन होता है भारत का, तीसरा सबसे ज्यादा सर्वोच्च पद कौन होता है, वो होता है हमारे प्रधानमंत्री जी का। किसका होता है? प्रधानमंत्री जी का। अगर आपसे पूछे कि चौथा सर्वोच्च पद कौन होता है हमारे देश संविधान में, चौथा सर्वोच्च पद कौन होता है, तो वो होता है आपके राज्यपाल का। ठीक। अगर आपसे पूछे कि हमारा पांचवा सर्वोच्च पद कौन होता है हमारे संविधान में, तो वो माना गया आपके पूर्व राष्ट्रपति जो है, पूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री। पूर्व राष्ट्रपति और कौन? उप
प्रधानमंत्री का पद होता है, उप प्रधानमंत्री 5वां हो गया। अब छठा पूछ ले सर्वोच्च पद किसका होता है, छठवां सर्वोच्च पद किसका होता है, तो वो होता है आपका, छठवां नहीं लिखा गया क्या, तो ये होता है आपका लोकसभा अध्यक्ष का, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा होता है, तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन, उपराष्ट्रपति, और जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति हैं। और पहला सर्वोच्च पद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तीसरा सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चौथा जो है राज्यपाल का होता है, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होते हैं, और पांचवा जो है पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, और छठा आप लोग बताएंगे कौन सा सर्वोच्च पद होता है। तो जय हिंद। आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है क्लास आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया गया है, सांस फूलने लगा। तो जय हिंद, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, चलते हैं।